हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक बेहद ही अजीब और डरावनी घटना। एक ऐसी घटना जिसे सुन के आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। मेरा नाम शिवम है, मैं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से हूँ। ये घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे ही साथ जब मैं छोटा था तब घटी थी। उस टाइम पर मैं लगभग 12 साल का था। आज से तकरीबन 7 साल पहले की घटना है ये उन दिनों की बात है जब मेरे स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी। मैं और मेरा बड़ा भाई दोनों को ही घूमने का बहुत ज़्यादा शौक था, इसीलिए हम दोनों छुट्टियां मनाने के लिए उत्तराखंड चले गए। उत्तराखंड में हम जगह जगह घूमते हुए गए थे। लगभग हर जगह घूमने के बाद हम एक छोटे से जिले में आ गए थे। उस जिले का नाम मैं यहाँ पर नहीं लेना चाहूँगा। हम सफ़र करके बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसीलिए हमने उस इलाके में एक होटल देखा। वो इलाका पूरा एकदम सुनसान सा था और चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। पूरे वातावरण में घोर सन्नाटा छाया था। मैं और मेरा भाई दोनों ही उस होटल की ओर चल दिए। हम दोनों ने होटल में एक रूम लिया और शाम के करीब 7 बजे हम खाना खाने के लिए होटल की कैंटीन में चले गए। एक बात मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी, वो ये थी कि हमारे अलावा उस होटल में बस 4 लोग ही थे, बल्कि उस होटल का साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। खैर, इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए मैं अपना खाना खाने में लग गया। खाना खाने के बाद मुझे वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई, इसीलिए मैंने अपने भाई से कहा कि तुम खाना खाते रहो, मैं ज़रा वॉशरूम हो गया आता हूँ। इतना कहने के बाद मैं वहाँ से उठकर वॉशरूम की तरफ चला गया। उस होटल का वॉशरूम पीछे की ओर था। वहाँ जाने के लिए एक पतली सी गली टाइप की जगह से जाना पड़ता था। मैं बाथरूम में गया और तभी मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई मुझे ही देख रहा हो, लेकिन मेरे अलावा तो वहाँ पर कोई और था ही नहीं। मैंने अपने हाथ पैर धोने के लिए नल चालू कर दिया और अपने हाथ धोने लगा। तभी मेरी बाजू का दूसरा नल ऑटोमेटिकली चालू हो गया और उससे एकदम से काले रंग का पानी आने लगा और उसमें बहुत ही ज्यादा गंदी सी बदबू भी आने लगी। अचानक हुई इस घटना से मुझे कुछ समझ में भी नहीं आया और मैं जल्दी से उस बाथरूम से भागकर बाहर आ गया। और जो फिर मैंने देखा, उसे देखकर मेरा शरीर एकदम ठंडा पड़ गया था। मैंने देखा मेरे ठीक सामने दीवार पे एक काला सा साया खड़ा हुआ था। वो साया एक औरत का था और उसकी आंखों की जगह लाल रोशनी से चमक रही थी। मैं डर के एकदम से वहां से भागा और सीधा कैंटीन में भाई के पास चला गया। मैंने भाई को कुछ भी नहीं बोला क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और मुझे ये भी लग रहा था कि वो मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं करेगा। उस समय मैंने खाना भी अच्छे से नहीं खाया और उसके बाद हम दोनों लोग सोने के लिए अपने रूम में आ गए थे। मेरा भाई बाहर के रूम में सोया था और मैं अंदर के रूम में। मुझे सोए हुए बस 15 मिनट ही हुए होंगे कि तभी मुझे एक बार फिर से वैसा ही लगा कि मुझे शायद कोई घूर रहा है। मैंने अपने फेस पे लगाए हुए कंबल को थोड़ा सा नीचे करके इधर उधर अपनी नजरें घुमाई और जो मैंने देखा उसे देखकर एक बार फिर से मेरी हालत खराब हो गई। मैंने देखा रूम की खिड़की के पास एक औरत की फोटो लगी हुई थी और उस औरत की आंखें एकदम से बड़ी हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि वो मुझे ही देख रही हो। इसके अलावा उसके फेस पर एक बहुत ही ज्यादा क्रीपी स्माइल थी। मैं डर के एकदम से अपने कंबल को ओढ़ लिया और मेरी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि डर के मारे मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी कि मैं अपने भाई को बुला लूं। मुझे पता ही नहीं चला इस हालत में कभी मेरी आंख लग गई और मैं वहीं पर सो गया। और ज्यादा डरावनी बात यह थी कि सपने में भी मैंने यही पूरी घटना देखी और इस वजह से अचानक से मेरी नींद खुल गई। जब मैंने फोन पे टाइम देखा तो सुबह के 6:30 बज गए थे। मैंने फिर से उस खिड़की की ओर देखा। जो मैंने देखा मुझे उस पर यकीन ही नहीं हुआ
वो फोटो जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले वहां पर देखी थी वो वहां पर थी ही नहीं। मैं एकदम से बिस्तर से उठा और भैया के रूम में उनके पास गया, लेकिन वो वहां पर नहीं थे। फिर मैं उनको ढूंढने के लिए कैंटीन चला गया। वहां मेरा भैया चाय पी रहा था। उन्होंने मुझे देखते हुए कहा, उठ गए? तुम जब सो रहे थे तब मैं यहाँ चाय पीने आ गया, आओ तुम भी पियो। मैंने उनसे कहा कि भैया मुझे तुमको एक बात बतानी है, और ऐसा कहकर मैंने उन्हें कल वाली सारी घटना बता दी। मेरे भाई ने मजाक में कहा, क्या बकवास कर रहा है, ऐसा भी कुछ होता है क्या? ये कहकर उसने मुझे बिल्कुल चुप कर दिया। पर अब जो मेरे भाई के साथ हुआ उससे तो उसे भी इन बातों पर यकीन करना ही पड़ा। ये घटना उसी दिन की है। मेरा भाई नहाने के लिए बाथरूम गया था। वो नहा ही रहा था कि सडनली उसे ऐसा लगा कि कोई है जिसने बाहर का नल चालू कर दिया है। उसके बाद फौरन से उसने नल बंद कर दिया। उसने जैसे ही बाहर आकर देखा तो उसका पूरा शरीर डर से कांप गया। मेरे भाई ने भी उसी औरत का साया देखा। मेरे भाई ने मुझे बताया कि अब यहाँ हम एक पल भी नहीं रुकेंगे, और हम दोनों ने जल्दी से अपना सामान पैक करके उस होटल को छोड़ दिया, और उसके बाद सीधा हम रास्ते में पड़ने वाले एक हनुमान मंदिर में चले गए। मुझे थोड़ा सा बुखार भी आ गया था। उस समय मंदिर जाकर हमने वहां के पुजारी को सारी घटना बता दी। घटना सुनने के बाद पुजारी ने कहा, बेटा यह घटना पहली बार आप लोगों के साथ नहीं घटी है, बहुत लोगों के साथ पहले भी हो चुकी है। जो भी वहां पर रुकने जाता है उसके साथ कहा जाता है कि इस होटल में एक औरत ने आत्महत्या करी थी। पुलिस ने जांच पड़ताल की पर आत्महत्या के अलावा कोई सबूत नहीं मिला, और उस होटल के मालिक ने भी इस बात को दबवा दिया ताकि यहाँ लोग आना बंद ना कर दें। ये सब बातें बताने के बाद पुजारी जी ने मेरे और मेरे भाई के हाथ में एक ताबीज बांध दिया और कहा, इसको बेटा कभी मत निकालना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। जाओ, हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं। फिर हम दोनों ने हनुमान जी के सामने माथा टेका और पंडित जी के पांव छूकर उनसे विदाई ली। हम दोनों शाम के 6 बजे ट्रेन से छत्तीसगढ़ के लिए निकल गए और मेरा बुखार 2-3 दिन में उतर गया। इस घटना को सोचने भर से ही मैं और मेरा भाई आज अच्छा खासा डर जाते हैं। दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की पहली घटना। अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली कहानी की ओर। हर जगह पर अपने अपने अर्बन लेजेंड्स होते हैं। कहीं पर पिशाच से लोग डरते हैं तो कहीं पर ड्रैकुला का खौफ है, बल्कि किसी और जगह पर उसी चीज को किसी और नाम से जाना जाता है। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ जाते हो, बस हमारे अंदर हमेशा किसी न किसी चीज का डर रहता है, किसी कहानी का। और मेरा शहर भी इन सबसे बचा हुआ नहीं था, लेकिन हमारे गांव में कोई कहानी नहीं थी, बल्कि हमारे गांव में एक नियम था, एक नियम जिसे सभी लोग मानते थे। कब्रिस्तान में कभी भी सीटी मत बजाना। बचपन में जब मेरी इतनी एज हो गई थी, जब मैं चीज़ों को समझने लगी थी, तब एक दिन मेरे पापा ने मुझे अपने पास लिविंग रूम में बिठाया और मुझे इस नियम के बारे में बताया। पहले मैं सही में बहुत ज़्यादा ज़ोर से हंसी। मेरे पापा को पता था कि मेरे माइंड में क्या आ रहा है, लेकिन मेरी वो स्माइल फौरन ही गायब हो गई जब मैंने अपने पापा को इतना सीरियस देखा। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ इस बात में कोई सेंस नहीं है, लेकिन इसके पीछे बस एक वजह मान लो तुम कि ये मैं कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस नियम को हमेशा मानोगे, बस मेरे लिए। कभी भी कब्रिस्तान में जाके सीटी मत बजाना। अब उन्होंने जिस तरीके से मुझे बताया था, इस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा अंदर तक डर गई थी। ये सब मैं सोच ही रही थी कि अचानक से मेरा फ़ोन, जो कि मेरे साइड में रखा हुआ था, वो ज़ोर ज़ोर से वाइब्रेट करने लगा, जिसकी वजह से मैं फ़ौरन ही उठ गई। मैं सोचने लगी कि सुबह के 3 बजे कौन मुझे फ़ोन कर रहा होगा। मैंने साइड में देखा तो मेरा हस्बैंड सो ही रहा था। जब मैंने फ़ोन पे ध्यान दिया तो देखा कि एक अननोन कॉल थी,
ये बहुत ही ज़्यादा अजीब सी बात थी। मैंने कॉल को रिजेक्ट किया और एक बार फिर से सुनने लगी, पर फ़ोन एक बार फिर से वाइब्रेट होने लगा। मैंने फ़ौरन फ़ोन उठाया और कॉल उठा के सीधा बोला हेलो, लेकिन उस तरफ से कोई भी आंसर नहीं आया। मैंने फिर से पूछा आप कौन बोल रहे हो, लेकिन उस तरफ से फिर से भी कोई जवाब नहीं आया। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने कॉल कट करी, पर एक बार फिर से उसी नंबर से मुझे कॉल आया। मैंने एक बार फिर से उठाया और गुस्से से बोला आप जो भी हो, आपका रॉन्ग नंबर लग रहा है। लेकिन इस बार उस तरफ से एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सी आवाज़ आई, क्या आप प्रिया हो? मैंने कहा मैं रिया हूँ। आप बताएंगे आपने मुझे क्यों कॉल किया है और आप कौन बोल रहे हो? मैंने बहुत ही ज़्यादा गुस्से में इसे बोला था। फिर उस तरफ से आवाज़ आई, मेरा नाम इंस्पेक्टर रोहित है। आई एम सॉरी कि मुझे इस टाइम पर आपको डिस्टर्ब करना पड़ रहा है, पर हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर आ जाएं ताकि आप एक बॉडी की पहचान कर सकें। उस बंदे के शब्दों ने मुझे अंदर तक हिला के रख दिया था। इसके तो वो काफ़ी देर तक एकदम चुप रहा और आखिरकार मैंने ही चुप्पी तोड़ते हुए बोला किसकी बॉडी? और फिर उसने वो बातें कही जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा डर और दुख हुआ। आई एम सॉरी रिया, लेकिन हमें लगता है कि शायद वो आपके पापा हैं। मैं फ़ौरन से उठी और जिस हालत में थी उसी हालत में गाड़ी की चाबी उठाई और अपने हस्बैंड को उठा के सीधा गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गई। मेरे घर से हमारे गांव तक 2 घंटे का रास्ता था और मैं इतनी जल्दी में थी, 1.5 घंटे में मैंने वो रास्ता पार कर लिया। 1.5 घंटे के बाद हम उस शहर में वापस आ गए थे जहाँ पर हम पिछले 5 साल से नहीं आए थे। पता नहीं क्यों, पर मुझे एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। इंस्पेक्टर ने हमें वहाँ के नज़दीकी थाने में बुलाया था और हम उसी की तरफ जा रहे थे। वहाँ पहुँचने के बाद हम 2 पुलिस वालों से मिले, जिनमें एक वही थे जिन्होंने हमें कॉल करके वहाँ पर बुलाया था। उन्होंने मेरी कार का दरवाज़ा खोला और मुझसे उनके पीछे आने के लिए कहा। मेरे हस्बैंड मेरे पीछे ही थे। हम कुछ देर जब मैंने अपने सामने देखा तो मैंने ध्यान दिया कि ये एक मॉर्ग था और अंदर जाने के बाद मेरे सामने एक सिल्वर टेबल पर एक बॉडी रखी हुई थी जो कि सफ़ेद कपड़े से ढकी थी। देखने से वो बॉडी किसी इंसान की तो नहीं लग रही थी। फिर इसके बाद इंस्पेक्टर ने बोलना शुरू करा, हमें लाश कब्रिस्तान के अंदर से मिली। मैं आपको पहले ही कहना चाहूँगा कि इन्हें देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप इन्हें आइडेंटिफाई कर सकती हो या फिर नहीं। उनका वो सामान भी है जो कि हमें मिला है, आप बस इनकी पहचान कर दीजिए। मैं धीरे धीरे टेबल के पास गई और मेरा पति ठीक मेरे पीछे था। इंस्पेक्टर ने खून से सरी वो शीट उस लाश के ऊपर से हटा दी। मेरा सर एकदम जोर जोर से घूमने लगा और मैं अपने घुटनों के बल नीचे बैठकर गिर गई। जो कभी मेरे पापा थे, उनकी बॉडी अब पूरी तरीके से एकदम बेकार हो गई थी। एकदम कटी फटी बॉडी, इतनी बुरी हालत में कि पहचान में भी ना आए। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे ब्लेडों से उनको काट दिया गया हो। उनके पूरे शरीर में बस उनका दायां हाथ था जो कि नॉर्मल लग रहा था। चक्कर खाते हुए मैं टेबल की दूसरी साइड तक चली गई जहाँ पे उनका सामान पड़ा हुआ था और वहीं पर मैंने उनका ब्रेसलेट देखा जो कि मैंने ही उन्हें दिया। उन्होंने आज तक उस ब्रेसलेट को नहीं उतारा था और इसी के साथ मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं टेबल के पीछे ही बेहोश हो गई। सब लोग समझ चुके थे कि ये बॉडी आखिर मेरे डैड की ही है। कुछ समय बाद मुझे होश आया तो मैं बैठी हुई थी और मेरा पति मेरे साथ में था। मेरे मन में बस यही सवाल आ रहे थे, ये सब मेरे पापा के साथ किसने किया? उनकी तो किसी दुश्मनी भी नहीं थी। सभी लोग उन्हें इस शहर में बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। ऐसा ही तकरीबन मैं आधे घंटे तक सोचती रही और उसके बाद
मैं सीधा ऑफिसर के पास गई और उनसे पूछा, मेरे पापा के साथ ये सब किसने किया है? हमें अभी तो नहीं मालूम। पर ऐसा कहकर वो एकदम से रुक गया। जब वो अचानक से रुके तो मैं एकदम से उन्हें घूरने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो ऑफिसर मुझसे कोई बात छुपा रहा है। मैंने उनसे फौरन कहा, इंस्पेक्टर, वो मेरे पापा हैं, प्लीज मुझे बताओ। तो इसके बाद उससे फिर से बोलना शुरू करा। तो हमें लगता है कि शायद उन्होंने कब्रिस्तान में सीटी बजाई है। मैं जितनी ज्यादा दुखी थी, एकदम से मेरे को और ज्यादा गुस्सा सा आने लगा। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मेरे पापा की डेथ हो गई है और तुम एक बच्चों वाली कहानियां सुना रहे हो जिससे लोग बच्चों को डराते हैं। मेरे पापा का मर्डर हुआ है और तुम्हें लगता है कि ये कोई भूतिया कहानी है ना? मैंने अपने पति से कहा कि मुझे यहाँ से अभी जाना है। उसके साथ मैं पार्किंग लॉट में गई और वहां से हम गाड़ी में बैठकर वहां से निकलने लगे। रास्ते में ही वही कब्रिस्तान था जिसके बारे में इंस्पेक्टर बात कर रहा था और जहां से मेरे पापा की बॉडी मिली थी। मैं उसे घूरते हुए जा रही थी, तभी मेरी नजर गई कब्रिस्तान के जस्ट पीछे वाली दीवार के साइड, जहां पर मैंने एक आदमी को खड़ा देखा। हल्के से समय में ही गाड़ी उससे आगे निकल गई थी और जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के वापस उस जगह पर देखा तो वो आदमी वहां पर नहीं था। मेरे पति ने मुझसे फौरन पूछा कि मैं किसे देख रही हूँ, लेकिन मैं इस बात का कोई भी आंसर नहीं दे पाई। इसके बाद दुखी मन से मैं अपने घर आ गई, जहां पर मेरे पापा का ट्रक बाहर ही खड़ा हुआ था। आशीष सारे बैग्स लेकर अंदर गए। अंदर जाने के बाद जब हम एक जगह पर जाकर बैठे, अचानक से मेरे मन में अपने पापा से जुड़ी सारी यादें आने लगी, बचपन से लेके अब तक की सारी यादें। 15 मिनट तक बैठ के मैं यही सब सोचती रही और तब अचानक से आशीष जी बोले, मैं तुमसे कुछ पूछूं? मैंने अपनी गर्दन हिलाई। फिर आशीष ने पूछा, वो इंस्पेक्टर कब्रिस्तान में सीटी बजाने के बारे में क्या कह रहा था, इसका क्या मतलब हुआ? एकदम से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अगले ही पल मेरे सामने मेरे डैड थे। मैंने एकदम से अपने आप को देखा तो मैं बिल्कुल छोटी बच्ची हो गई थी, जैसे कि मैं पहले थी। ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी यादों में कहीं खो गई हूँ। और मैंने देखा कि मेरे पापा मुझसे बोलते हैं, बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात सुनो। हमारे शहर में एक नियम है जिसे सब लोग मानते हैं, किसी भी हालत में कब्रिस्तान में सीटी मत बजाना। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में मेरे से वादा करो। वो कब्रिस्तान लोगों को चीजें दिखाता है, वो उन लोगों को दिखाता है जो कि रहते भी नहीं हैं। जब तुम्हारा जन्म हुआ था उसी टाइम पर तुम्हारे नाना जी की मौत हो गई थी और उस कब्रिस्तान ने तुम्हारी मम्मी से कहा था कि अगर वो अपने पापा के लिए सीटी बजाती है तो वो अपने पापा के साथ फिर से रह सकती है। एकदम से मेरे दिल में कुछ अजीब सा डर लगने लगा जब मुझे याद आया कि मेरी मम्मी की मौत किस तरीके से हुई थी, मेरी उन मम्मी की जिनसे मैं कभी मिल भी नहीं पाई। एकदम से मैं रियलिटी में आ गई, जहां पर मेरे सामने आशीष बैठे थे और मुझे घूर रहे थे। मैं ये सारी बातें उनसे शेयर करना चाहती थी, पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि ये सब इन बातों पर वो बिलीव नहीं करेंगे। वो दिन किसी तरीके से ऐसे ही बीत गया, फ्यूनरल अरेंजमेंट के लिए और बाकी सब कामों में। जैसे ही शाम हुई तभी मुझे एक बार फिर से इंस्पेक्टर की कॉल आई कि मुझे कुछ पेपर वर्क करने के लिए पुलिस स्टेशन आना होगा। मैंने आशीष से कहा कि मैं अकेले चली जाऊंगी, आप यहाँ पे बाकी सारा काम देख लो। मैं गाड़ी में बैठी और पुलिस स्टेशन की तरफ उसी जगह पर चल दी। रास्ते में वही कब्रिस्तान था। सुबह वहां से आते हुए मैंने वहां पर वही एक आदमी देखा था। उस दिन जब मैं वहां से निकल रही थी तभी मैंने वहां पर एक बार फिर से वही आदमी देखा। ऐसा लग रहा था कि उस इंसान को मैं जानती हूँ
और उसकी परछाई बहुत ही ज़्यादा अजीब सी लग रही थी। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं एकदम से अपने कंट्रोल के बाहर हो गई और गाड़ी रोक के मुझे बहुत अंदर से ऐसा लगने लगा कि मुझे उससे मिलना होगा। धीरे धीरे मैं कब्रिस्तान के अंदर की ओर जाने लगी। वो अनजान साया अब भी लगातार मुझे देख रहा था। जब मैं थोड़ा और उसके पास गई तो मुझे पता चला कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक छोटे बालों वाली एक औरत थी, जिसने कि 60-70s के कपड़े पहने हुए थे। दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर, और जैसे ही मैं उसके नज़दीक गया वो स्माइल करने लगी। वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अपनी लग रही थी और तभी मुझे उसकी आवाज़ आई। तुम्हें देखने के लिए मैंने कई सालों इंतज़ार किया रिया। उनकी आवाज़ सुनकर मेरे दिल में जितना भी दर्द था, जितना भी मेरे साथ दुख था, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया हो। क्या ये कोई सपना था? क्या मैं अभी भी आशीष के साथ घर पे ही थी और ये सब बस फील कर रही थी? उन्होंने मुझे घूरा और काफ़ी देर तक ऐसे ही खड़ी रही और आखिरकार उन्होंने मुझसे बोला, मैं जानती हूँ बेटा कि तुम अपने पापा को मिस करती हो। मैं भी उन्हें बहुत ज़्यादा याद करती हूँ, पर अगर तुम चाहो तो हम एक बार फिर से साथ में रह सकते हैं, हम तीनों, हमारा परिवार। वो मेरी मम्मी थी। मैं चाहती थी कि मैं फ़ौरन उनके गले लग जाऊं। एकदम से ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैं उन दोनों को वापस से पा सकती हूँ। मैंने फ़ौरन उनसे पूछा, पापा कैसे वापस आएंगे? उन्होंने एक बहुत ही अजीब सी स्माइल दी और मुझसे मेरे आसपास घूमते हुए कहा, बस तुम्हें अपनी आंखें बंद कर कर अपने पापा के लिए सीटी बजानी है और वो आ जाएंगे। मैंने फ़ौरन ही अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मम्मी पापा को अपने साथ फील करने लगी। मैं बहुत ज़ोर की सीटी बजाने ही वाली थी कि अचानक से मुझे किसी और के सीटी बजाने की आवाज़ आई, जो कि ठीक मेरे पीछे से आई थी। मैंने फ़ौरन अपनी आँख खोली और जब मैंने मम्मी का चेहरा देखा, वो एकदम सुंदर से बहुत ज़्यादा डरावना हो गया था और वो मेरे पीछे घूर रही थी। जैसे ही मैंने देखा, मैं फ़ौरन पीछे मुड़ी और देखने लगी कि आखिर यहाँ पे कौन आया था, और तब मैंने देखा कि वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि इंस्पेक्टर खड़ा था। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, एकदम से मुझे उसकी हड्डियाँ टूटने की आवाज़ सुनाई देने लगी और उसकी स्किन फटने की भी। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ इतना बुरा कर रही हो। एकदम से मैं उस कब्रिस्तान के बाहर की ओर खींच चली गई। मैं एक ही झटके में कब्रिस्तान के बाहर आ गई थी। मेरे पीछे से आने वाली वो डरावनी आवाज़ें एकदम से रुक गई थी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ एकदम रुक गया हो। मैं फ़ौरन झटके से पीछे मुड़ी ये देखने के लिए कि आखिर पुलिस इंस्पेक्टर के साथ क्या हुआ है, पर वो वहाँ पर नहीं थे। वो औरत वहाँ पर नहीं थी। जिस चीज़ ने मेरी जान बचाई थी वो वहाँ पर नहीं थी। मैं फ़ौरन से भागकर अपनी कार में आई और बहुत ही मुश्किल से खुद को संभालते हुए मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। इससे पहले मैं वहाँ से निकल पाती, तभी गाड़ी पर किसी ने दस्तक दी। मैंने देखा कि पीछे इंस्पेक्टर की जीप खड़ी थी और गाड़ी के साइड में वही इंस्पेक्टर था। उसने मुझे एक बड़ा सा एनवेलप देते हुए कहा, इसमें कुछ पेपर वर्क है जो कि तुम्हें कर देना चाहिए और ये तुम तभी करना जब तुम रेडी हो। ऐसा लग रहा था कि सब पता है कि मेरे साथ क्या हुआ हो। मैं वापस से अपने घर आ गई और सीधा जाकर लेट गई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। और कुछ देर बाद मैंने उस एनवेलप को चेक करा, जिसमें से बस 2 चीज़ें निकल के गिरी। पहली चीज़ थी वो ब्रेसलेट जो कि मैंने अपने पापा को दिया था, और दूसरी चीज़ थी पेपर का एक टुकड़ा। मैंने उसे खोल कर देखा तो उसमें बस ये लिखा था, मुझसे वादा करो बेटा कि तुम कभी भी कब्रिस्तान में सीटी नहीं बजाओगे। अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी आखिरी कहानी की ओर। मैं अपना नाम नहीं बता सकती
इस घटना को बताने के लिए मेरे पास बस यही रीज़न है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। दरअसल 2004 में मेरी दादी जी की मौत हो गई थी। मैं उनसे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अटैच थी और उनकी मौत से मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा था। हमेशा ही मैं उन्हें याद करती थी कि काश वो मेरे साथ होती। मेरा एक 18 महीने का बेटा था और अभी वो चीज़ों को बोलना चलना सीख ही रहा था। मैंने और मेरे घर वालों ने कभी भी उसे आजी बोलना नहीं सिखाया था। आजी मराठी भाषा में दादी माँ को ही कहते हैं। मेरे बच्चे को ये बात किसी ने नहीं सिखाई थी कि आजी कौन होती है, क्योंकि इतना बूढ़ा कोई घर में था ही नहीं। लेकिन वो खुद ही ये वर्ड बोलता रहता था। 11 दिसंबर 2014 को जब मैं आराम से टीवी देख रही थी और अपने हस्बैंड से कुछ बात कर रही थी, तभी मेरा बेटा एकदम से अपने पैरों के बल दीवार के आसपास तक गया और मेरे पीछे की ओर देखते हुए बोला, आजी। मैं देख के बहुत ज़्यादा हैरान थी, क्योंकि उसने ये शब्द पहली बार बोला था और सच में उसको इस बारे में किसी ने नहीं बताया था। मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और उसे अपने पास लेकर उसे खिलाने लगी, लेकिन वो बार बार उसी वर्ड को बोलने लगा। फिर मैंने उससे पूछा कि अच्छा बाबू, ये बताओ कि आजी कहाँ पर है। और मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि उसने दीवार की तरफ अपनी उंगली करते हुए कहा, वहाँ पर। यहाँ तक कि दीवार की तरफ देख के ही उसने अपना हाथ भी हिलाया और फ्लाइंग किसेस भी थी। कुछ भी ऐसा डरावना नहीं हुआ, ना कोई चीज़ हिली, ना कुछ टच या फिर कुछ और, ना कोई अजीब सी आवाज़। बस मेरा बच्चा ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि उसके सामने कोई खड़ा हो और उसके साथ खेल रहा हो। उस दिन मेरे परिवार के एक और सदस्य ने मुझे याद दिलाया कि आज हमारी दादी जी का बर्थडे था, 11 दिसंबर। पिछले 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं उनके बर्थडे के बारे में भूल गई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि इसी वजह से वो मुझसे मिलने आई हो, या फिर हम सभी को देखने के लिए आई हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस सब के बारे में मैं बस बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ। यही थी बस मेरी घटना। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे ज़रूर बताइएगा।